गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग धर्मेश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास लाइव हो चुकी है, क्लास चलेगी भाई। देखिए, क्लास लाइव होती है, कुछ मिनट लग जाते हैं कई बार, तो आप 5 मिनट मैक्सिमम तक वेट कर लिया करें, क्लास चल जाएगी आपके पास। कई बार 1-2 मिनट बाद स्टार्ट हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस एक साथ शेड्यूल होती हैं, इसलिए कई बार वक्त लगता है। लेकिन हाँ, अगर 3-4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो हो सकती है कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है, क्लास लाइव हो जाती है। तो आज की क्लास लाइव हो चुकी है। एक बार सभी लोग लाइव आ भी जाए और जल्दी से कमेंट कर दें भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और चाय जरूर पियेंगे भाई। जय हिंद। मनीषा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग कमेंट कर दें। विधान, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हम मनी के बारे में बात कर रहे थे, कल क्वेश्चन भी करा दिए थे। होपफुली आपको बात अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब देखो, इससे आगे की कहानी पर मुझे बात करनी है आप लोगों के साथ, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आप जितना कुछ पढ़ेंगे उतना आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उतना आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो मेरे भाई मुझे बताइए सबसे पहले कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? कल जो कुछ पढ़ा था, अगर मैं उसमें से कोई सवाल आपसे पूछ लूं तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें। चलिए, देखो, मैं आज की क्लास में एक टॉपिक पे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक रहेगा हमारा, सर, उसका नाम रहेगा मनी सप्लाई। मैं फिर एक बात कह रहा हूं आपसे, आप बहुत अच्छे से चीजें कवर कर लोगे, सिर्फ एक ही काम आपको करना है, पेशेंस रखना है। आज का जो मेरा टॉपिक है, मात्र 3 स्लाइड में लिखूंगा बोर्ड पर, जस्ट 3 स्लाइड्स लिखूंगा, लेकिन ये 3 स्लाइड जो होंगी उनको आपको फोकस के साथ करना होगा। देखिए, आपसे मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बताइए। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बाजार में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल कह सुरेश, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे जो मैं कहूं उस बात को फॉलो करना, और जब मैं कहूं लिखो तब लिखना, जब मैं कहूं सुनो तो सिर्फ सुनना ध्यान से। पहले मुझे बताए, अगर बहुत पैसा हो जाए, क्यों ऐसा आरबीआई नहीं करता कि बहुत सारे नोट बनाए और गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे? तो अगर गरीबों को नोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा आरबीआई, तो उसके पीछे क्या वजह होगी, क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है भाई? यहां पर इस बात को देखो, सबसे पहले याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि सर, अगर मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई हो जाए तो इन्फ्लेशन आ जाता है। इस इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई बढ़ जाती है, और जब जब महंगाई बढ़ती है यानी कीमतें बढ़ती हैं, और जब जब कीमतें बढ़ती हैं तब हम जानते हैं मनी की जो वैल्यू है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाता है। इतना तो आप मानते हो ना। हेलीकॉप्टर मनी क्या है वो भी बता देता हूं। चलिए, आपने पूछा रागनी, तो बता दूं, पर वो कोई टाइप नहीं है मनी का। वो बात ये कि सर, जब किसी भी को फ्री में कुछ दिया जाए विदाउट एफर्ट्स, जैसे सरकार कई बार योजनाएं लाती है कि हम किसानों को 6,000 रुपए हर साल देंगे, जैसे सरकार कहती है हम गरीबों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाल देंगे, ये हेलीकॉप्टर मनी कहलाती है। यानी कोई भी मनी आपको पे की जा रही है, विदाउट एफर्ट्स की जा रही है, बिना किसी फैक्टर के की जा रही है, वो हेलीकॉप्टर मनी है। ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जब बाजार में डिमांड नहीं होती, जब महंगाई बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि महंगाई होना अच्छा है। अब अगला लेक्चर जो होगा मेरा आज के बाद, यानी कल, वो महंगाई पर होगा। तब मैं बताऊंगा कि सर ये बात क्यों कही आपने, महंगाई अच्छी है। क्योंकि हम तो ये सुनते हैं महंगाई खराब है, महंगाई एक डायन है ये कहा जाता है, तो महंगाई तो खराब है, हम अच्छा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या, सब बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अभी आपने सीखना है कि सर, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या शामिल करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, जब हम मनी की सप्लाई पर बात करते हैं तो मनी सप्लाई के अंदर जो जनरली सवाल पूछा जाता है हमसे, इसे आप हिंदी में मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। तो मनी की सप्लाई को हम बहुत सारे तरीके से मेजर करते हैं, बहुत सारे तरीके से इसको मापने का काम करते हैं, समझना। तो जो मेजरमेंट होता है, जो इसका माप होता है, इसको जो मापा जाता है, वो जनरली आप सुनेंगे कि M0 होता है, M1 होता है, आपने सुना होगा, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना।
यानी कि जो एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ मुझे, मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। M0 हो गया एक मनी का लेवल, एक लेवल हो गया 1 2 3 4, यानी मनी के जनरली 5 लेवल हैं पर गिने 4 जाते हैं। ये सवाल आता है एग्जाम में कि मनी के कितने लेवल होते हैं, तो याद रखना जो मनी के माप आपको बताने होंगे ना, वो आप कहोगे 4 ही होते हैं सर, क्योंकि M0 को इसमें बाद में इंक्लूड किया गया। मेरी बस बात को सुनते जाना, एक्चुअल में इसमें M0 को बाद में इंक्लूड किया गया, तो इसलिए हम ये कहते हैं मनी सप्लाई को 4 लेवल में मापा जाता है, लेकिन वास्तव में ये 5 होते हैं सर, इसमें M0 भी होता, हम वो भी पढ़ेंगे। अभी बात सुनना, गिनती 4 ही बतानी पड़ती है, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें जो M0 होता है उसे बोला जाता है रिजर्व मनी। जो M0 होता है उसे क्या बोला जाता है, रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस। तो इस M0 को ही हम रिजर्व मनी बोलते हैं या मॉनेटरी बेस बोलते हैं हिंदी में भी। वैसे इसके लिए कोई अलग से वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसको हम रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस ही कहते हैं, या मौद्रिक आधार कहते हैं इसे, मॉनेटरी बेस कहते हैं इसे। बस बात को सुनते हुए चलना। जो M1 और M2 होता है इनको हम कहते हैं नैरो मनी। जो M1 और M2 होता है, M को हाई भी बोलते हैं बिल्कुल, M0 को हाई पावर्ड भी कह सकते हैं वैसे, बजट, हाँ मैं अभी बता रहा हूं, कुछ बताया है मैंने सार्थक, अभी बताता हूं मैं। तो इसको नैरो मनी कहते हैं सर। तो जो नैरो मनी है इसे हिंदी में हम संकुचित मुद्रा कहते हैं। तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, ये इनके नाम होगा, इसको नैरो मनी कहते हैं। जो M3 और M4 होता है, ध्यान से समझना, M3 और M4 है, इसे ब्रॉड मनी कहते हैं, या इसी को हम एग्रीगेट मॉनेटरी बेस कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी बेस कहते हैं, एग्रीगेट मनी सप्लाई कहते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं। अब ये इनके नाम होते हैं भाई, ये याद करने होते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रॉड यानी कि व्यापक मुद्रा या समग्र मौद्रिक संसाधन कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये एग्जाम में आता है सर, परेशानी की बात यह है कि सर M0 को रिजर्व मनी कहते हैं, ये बात याद कर लेंगे। अभी मैं पूरी बात समझाऊंगा, प्रविंद, रागनी, सार्थक, कुमार, एवरीवन, जब पूरी बात हो जाए उसके बाद मुझसे पूछना कि सर मनी सप्लाई में क्या क्या रह गया, क्या क्या होगा इसमें। तो आपने कहा सर M0 होगा तो हम उसको रिजर्व मनी बोल देंगे या मॉनेटरी बेस, M1 और M2 होगा तो नैरो मनी बोल देंगे, M3 और M4 है तो उसको ब्रॉड मनी कहेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है नैरो मनी क्या है, और ऑप्शन में आएगा M1, M2, M3 और M4। अब मान लो मेरे पास ये 4 ऑप्शन आ गए, यह सवाल आएगा नैरो मनी क्या है, M1, M1 एंड M2, M2 एंड M3, M3 एंड M4, M1 एंड M4। अब दोनों सवालों को ध्यान से समझना, इसलिए मैं कहता हूं पढ़ना जरूरी है कि सर नैरो मनी अगर यहां पूछा जाए और यहां पूछा जाए में क्या फर्क होगा। अब देखो, जब आप कहोगे नैरो मनी तो आपने कहा सर M1 M2 हम दोनों को नैरो मनी मानते हैं, इन दोनों को संकुचित मुद्रा मानते हैं, दोनों आंसर जहां होंगे वो ठीक होगा। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि M1 भी दिया, M2 भी दिया है, अब या तो M1 मानो या M2 मानो, कोई एक मानो, तब क्या होगा, उस केस में M1 माना जाएगा। अगर इसी सवाल में मैं पूछूं ब्रॉड मनी क्या है, इन दोनों सवालों में मैं आपसे पूछूं बताओ ब्रॉड मनी क्या है, तो आप कहोगे सर M3 और M4 इन दोनों को ब्रॉड मनी कहते हैं। लेकिन यहां सवाल में M3 अलग है, M4 अलग है, तब उस केस में याद रखना M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। इसीलिए यह बात मैं आपको हमेशा बता के चलता हूं, M0 रिजर्व मनी है, उसमें कोई डाउट नहीं। या तो ये दोनों एक साथ होंगे तो ठीक है, अगर अकेले हैं तो ये M1 माना जाएगा,
और M3 M4 अगर साथ है तो ठीक है, वरना अकेले है तो M3 माना जाएगा। M3 को ब्रॉड मनी, M1 को नैरो मनी बोलते हैं। अब सवाल ये कि सर मनी सप्लाई का मतलब होता क्या है एक्चुअल में? देखो, हमारे देश में जितना भी पैसा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, भाई एक बात याद रखो, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे देश में जितना भी पैसा होगा उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई बोलेंगे। तो अब कहोगे सर मनी सप्लाई क्या हो गई फिर? मुद्रा आपूर्ति की मीनिंग क्या बनेगा, डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, तो मनी सप्लाई का मतलब होगा कि एक देश में जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी है, जितना भी पैसा जनता के पास अलग अलग माध्यम से है, तो मनी सप्लाई का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, कुल पैसा कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। कितना है टोटल पैसा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कोई एक समय आप देखिए, जैसे आप कहो कि मान लीजिए आज, आज की तारीख में आपसे कहूं कि आज 25 जुलाई है और आपसे कहें कि बताओ 25 जुलाई जो है अब खत्म हो गया है क्या? अभी बताऊंगा, अभी रागिनी अभी समझ से वो चली है, वो कुछ अलग बातें हैं आपके पास। तो आप कहोगे सर अगर आज 25 जुलाई और हम ये देखें हमारे पूरे भारत में कुल पैसा कितना है, तो उसे मनी सप्लाई बोलेंगे, हिंदी में उसे मुद्रा आपूर्ति बोलेंगे। एक विशेष समय पर, एक विशेष समय पर मुद्रा की का कुल मूल्य, तो इसे हम मनी सप्लाई, एक पर्टिकुलर टाइम पर जितना भी पैसा हमारे पास होगा उसे मनी सप्लाई कहेंगे। अभी बात को सुनते हुए चलना, ठीक है? अब आप देखो इसमें आता है सर ये M0 निकालेंगे तो क्या होगा, M1 निकाले, M2 निकाले। पहला सवाल ये कि मनी सप्लाई में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो जब हम मनी सप्लाई निकालते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो इसमें हम 7 चीजें इंक्लूड करते हैं। क्या क्या 7 चीजें होंगी? उन 7 में से कुछ चीजें M1 में होंगी, कुछ चीजें M2 में होंगी, कुछ M3 में होंगी। टोटल मिलाकर 7 चीजें होती हैं सर। जैसे एक तो जनता के पास पैसा, भाई मनी की सप्लाई यानी पूरे देश का पैसा निकाल रहे हो तो इसमें किसके पास होगा? करेंसी विद पब्लिक होगा। ये पहली चीज क्या होगी सर? जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास करेंसी है, जो नोट है, कॉइन्स है जनता के पास, वो भी होगा मनी सप्लाई में। यस कहते रहे ना भाई, बीच में बताते रहे ना, मुझे बात समझ में आ जाए। जनता के पास करेंसी है। अभी स्लाइड 2 शुरू करो, अभी लिखना नहीं है, मैं सब बताऊंगा, वेट करो। अभी मैंने कहा ना भाई सुनते हुए चलो। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, जो पैसा बैंक में जमा है, बैंक में मांग जमा, बैंक में मांग जमा। अब मांग जमा क्या होता है? पैसा, जो पैसा हम जब चाहे निकाल सकते हो, जो पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में होता है सर, हम उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं एक्चुअल में, उस सेविंग एंड करंट अकाउंट, उस सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को बोलते हैं
चलिए दोस्त, तो एफडी और आरडी जो बैंक में रखते हैं उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, वो भी लेंगे इसमें। अच्छा, जो पैसा पोस्ट ऑफिस में होगा, अब जो पोस्ट ऑफिस होते हैं सर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी जमा होता है, यानी डाकघर में बचत जमा, क्योंकि डाकघर में भी पहले अकाउंट खुलते थे, इसको भी लेंगे सर इसमें। क्योंकि जो पैसा बैंक में करो या डाकघर में करो, क्या फर्क पड़ता है, जमा हुआ ना वो पैसा। अच्छा, डाकघर में करंट अकाउंट नहीं खुलता, टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। डाकघर में सावधि जमा, सावधि मतलब एफडीआरडी होती है, जो आप एक समय के बाद निकाल सकते हो। बैंक्स डिपॉजिट इन आरबीआई, जो बैंक है उनका डिपॉजिट जो आरबीआई में होगा। भाई बैंक अपना पैसा कहां रखते हैं, आरबीआई के पास, आरबीआई में बैंकों का जमा। और अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, ये सब मिलाने से क्या बनेगा कि सर ये कुल मनी सप्लाई के अंदर शामिल होगा। जब मैं कहता हूं हमारी मनी सप्लाई, यानी हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी कितना है, उसमें ये सब लिया जाता है। बैंक में रखा, पोस्ट ऑफिस में रखा, आरबीआई में रखा और जनता के पास रखा, चार तरह से, यानी इस तरह से हमारे पास टोटल पैसा होता है। ये सब मिलाकर मनी सप्लाई है, जिसमें M0 निकालूंगा तो रिजर्व मनी, M1 निकालूंगा तो नैरो मनी, M3 निकालूंगा तो ब्रॉड मनी बोलूंगा। अभी तक यहां बात समझ में आई आपको थोड़ी सी। अब यहां पर सवाल आपके मन में आया, सर इसमें M0 कैसे निकालेंगे। देखो, जब मैं M0 निकालूंगा, M0 का मतलब है करेंसी विद पब्लिक। जितना पैसा जनता के पास रखा है हमने, जो नोट और कॉइन्स जनता के पास है, वो बात को समझना, प्लस बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई, जो पैसा बैंक ने आरबीआई में जमा करा है, जो पैसा बैंक्स ने आरबीआई में जमा करा है वो, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई, और जो पैसा आरबीआई में अदर डिपॉजिट है। इन तीनों को मिला लेने से जो बनती है वैल्यू, उसको M0 बोला जाता है। आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। भाई सब मिल रहा है, भाई मैं भेज चुका हूं रुखसार, आगे चलिए। लेकिन अगर मुझे M1 निकालना हो, बात समझते जाना, तब मैं करेंसी लेता हूं विद पब्लिक, जो जनता के पास है, फर्क समझना, करेंसी विद पब्लिक लेता हूं मैं, जो पैसा जनता के पास है वो लेंगे, प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, जो पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट होगा, सेविंग और करंट अकाउंट वाला, जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट होगा वो लेंगे। अब यह एक चीज बदल जाएगी, यही टाइम रहता है क्लास का फिक्स, ठीक है, और प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, और जो आरबीआई में अन्य जमा होता है वो लेते। अब फर्क समझो, आपको मान लो एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, अब आपसे पूछेगा बताओ M0 में क्या नहीं आता, इन 4 में से डिमांड डिपॉजिट इन बैंक M0 में नहीं आता है सर। जब M0 निकालते हैं तो उसमें डिमांड डिपॉजिट इन बैंक नहीं लेते। जब M1 निकालते हैं तो उसमें याद रखना, तो उसमें बैंक डिपॉजिट्स इन आरबीआई नहीं लेते। यानी आप इसे कहेंगे, यानी इसे आप क्या कहेंगे भाई, जो जनता के पास मुद्रा है, करेंसी है, मुद्रा है, वो लेते हैं इसमें। बैंक में मांग जमा है जो वो लेते हैं। मैंने पीछे हिंदी लिख दी थी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं भाई, बैंक में मांग जमा है जो वो लेते हैं, और आरबीआई में जो अन्य जमा है वो लेते हैं। अच्छा, ऐसे याद करना है। अब देखो, जब मैं M2 निकालूंगा इसके आगे, M2, तो M1 लूंगा, यानी M1 वाले तीनों प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो पैसा मैं सेविंग डिपॉजिट करूंगा पोस्ट ऑफिस में, यानी डाकघर में बचत जमा होगा, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, डाकघर में बचत जमा। जब M1 के तीनों पॉइंट के साथ मिलाकर इसको भी लिया जाएगा, तब ये मिलाकर बन जाएगा, इसे M2 बोला जाएगा। अभी समझते रहना।
जब मुझे M3 निकालना होगा तो मुझे M1 प्लस याद रखो, M1 के साथ, M1 मतलब 1 2 3, ये तीनों इसमें जुड़ गए, याद रखना, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक। जो बैंक में एफडी आरडी का पैसा है, टाइम डिपॉजिट इन बैंक है, वो भी लेना होगा। और लास्ट में जब मुझे M4 निकालना होगा तो M3 प्लस। M3 में क्या क्या आ गया याद रखो, 1 2 3 और एक ये 4, इन चारों को M3 में रखा हमने। इन चारों के बाद टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। डाकघर में कुल जमा। अब डाकघर में कुल जमा मतलब जो भी जमा हुआ है डाकघर में, चाहे वो सेविंग वाला हो, चाहे वो एफडी और आरडी वाला हो, सेविंग डिपॉजिट हो या वो हमारा टाइम डिपॉजिट हो, जो भी हमने डाकघर में जमा किया वो सारा ले लेंगे इसके अंदर। ये डाकघर वाला टाइम डिपॉजिट होगा। अब एक आखिरी बात मेरी सुनना, इसके बाद एक स्लाइड और लिखूंगा वैसे, लेकिन अब मेरी बात को समझना। सर एग्जाम में कैसा होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में किस तरीके के सवाल होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे। जो बोर्ड पर लिखा है सिर्फ कॉपी करेंगे इसे। इसे एक बार नोट करें और मुझे डन का कमेंट करें। जैसा लिखा है वैसे इसको नोट करें और डन का कमेंट करें। चलिए दोस्त, इसे नोट करा आपने। 5 ही लिखे आते हैं, लेकिन गिनती में 4 ही बताने हैं। बट 5 ऐसे ही लिखते हैं इसे, बिल्कुल। 5 इसलिए लिखते हैं क्योंकि M0 को बाद में जोड़ा गया। शिवानी, M0 क्योंकि बाद में इंक्लूड हुआ, शुरुआत में 4 ही थे, 1 2 3 4, क्योंकि 0 कोई वर्ड नहीं था। लेकिन जब उससे छोटा भी एक और लाया गया तब वो 5 बन गए। गिनती इसलिए 4 में आती है। इसके बाद आप ये लिखिए, मनी सप्लाई में क्या शामिल करते हैं। मनी सप्लाई में क्या क्या ऐड करते हैं इसको लिखिए पहले। मैंने कहा ना, बस मुझे आज टाइम दीजिए, बस ध्यान से।
चलिए दोस्त, बिल्कुल ये याद रखिए। तो जो पैसा हमारा जमा होगा, अदर डिपॉजिट का मतलब है जो गवर्नमेंट करती है, बाकी इंस्टीट्यूशंस करते हैं। चलिए दोस्त, बिल्कुल डन है। सभी का कमेंट आ रहा है कि सर अगर हम इन सबको लेंगे, मनी सप्लाई में होंगे, इसके अलावा कुछ भी दिया जाएगा वो मनी सप्लाई में नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आएगा वो मनी सप्लाई में नहीं होगा। जनता के पास हो, बैंक में हो, आरबीआई में हो, डाकघर में हो, पोस्ट ऑफिस में, ये सब मिला के बनती है मनी सप्लाई। अब इसमें एक आखिरी बात कि इनमें अगर M0 निकालना हो, 1 2 3 4 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए, अभी मैं आपको बता दूं विच ऑफ दीज कंटेंट हाई वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। अभी बताऊंगा बिल्कुल, इनमें से सबसे ज्यादा मनी सप्लाई किसमें होगी, अभी वेट करते हैं। अब मेरी आखिरी बात को समझेंगे, एक लास्ट बात को समझेंगे मेरी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए कि किसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, M3 में, M4 में और M2 के अंदर। अब देखो, अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई, सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? आप मुझे बताओ, अगर आप इसके पास ये फॉर्मूले हो और आप इस फॉर्मूले को ही ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी आपके हिसाब से? और एक वर्ड होता है लिक्विडिटी, यानी तरलता की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तरलता की बात करें, तो तरलता सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करूं सर सबसे ज्यादा जो होगा इसमें वो M0 से क्योंकि लेते हैं, M1 से, तो M1 से बड़ी वैल्यू M2 की होगी, M2 से बड़ी वैल्यू M3 की होगी और M3 से बड़ी वैल्यू M4 की होगी। अगर आप सबसे ज्यादा मनी सप्लाई तो M4 में होगी ना भाई, नाम उसे ब्रॉड दे या ना दे, लेकिन आपको भी लग रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू M4 में जाएगी, क्योंकि सर जो चीजें M3 में उसमें और कुछ जोड़ दोगे सबसे बड़ा M4 बनेगा। लेकिन अब मेरा सवाल यह है, तरलता का मतलब होता है आसानी से कैश में बदलने वाला। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक इंसान के पास 10,000 रुपए कैश है, दूसरे के पास 1 लाख रुपए बैंक में है, तीसरे के पास 2 लाख का गोल्ड है और चौथे के पास 5 लाख रुपए का मकान है, फॉर एग्जाम्पल। अब बताओ सबसे अमीर कौन है? एक के पास 10,000 कैश है, दूसरे के पास 1 लाख बैंक में, तीसरे के पास 2 लाख का गोल्ड है, चौथे के पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है। ज्यादा पैसा कौन, किसके पास, ज्यादा अमीर कौन है? तो आप कहोगे ज्यादा अमीर 5 लाख वाला है सर, 2 लाख, 1 लाख और 10,000 से ज्यादा है 5 लाख, तो 5 लाख वाला बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं तरलता ज्यादा किसकी है, इमरजेंसी आ जाए, जरूरत आ जाए, पैसे को कैश में बदलना हो, तो तरलता बोलते हैं उसे, सबसे ज्यादा तरलता किसकी है? तो तरलता में आप क्या कहोगे सर, सबसे ज्यादा तरलता है 10,000 कैश, क्योंकि वो है ही कैश। फिर उसके बाद है बैंक वाले की, वो सबसे पहले कैश बन जाएगा, 1 लाख जो है बैंक में, वो कैश के तरलता के मामले में नंबर 2 होगा। गोल्ड को
कन्वर्ट करना आसान होगा, तरलता में 3 होगा, लेकिन कोई मशीन, कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई ऐसी चीज जो बेचना मुश्किल हो जाए, वो तरलता में सबसे पीछे होगी। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल से बिकेगी, वैल्यू में सबसे बड़ी होगी। तरलता का मतलब है पैसा जितनी आसानी से कैश में आएगा, तो M1 की तरलता M2 से बड़ी होगी, उसकी तरलता M3 से बड़ी होगी, और उसकी तरलता M4 से। यानी तरलता के मामले में याद रखना कि M1 सबसे बड़ा होगा, और जबकि बात करें वैल्यू में तो M4 सबसे बड़ा होगा। यह है आज की क्लास का पूरा लेखा जोखा। अब मैं आपको कहता हूं, यह आप नोट कर चुके हो, नोटबुक आपके पास है। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और जो मैं कहूं अपनी नोटबुक में देखना, और नोटबुक में देखने के बाद मुझे आंसर करना। जल्दी नहीं है भाई, आप 30 सेकंड लेना, 60 सेकंड लेना, लेकिन आंसर तब करना जब आपको लगे कि हां यह होगा, कॉन्फिडेंटली। चलिए दोस्त, अब मैं आपसे जो कहूं उसको सुनना। मुद्रा की पूर्ति में व्यापक मुद्रा, इंग्लिश में बोले तो ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? 1, 2 या 3 या कोई नहीं? तो जवाब हो गया ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा। सार्थक अभी चेक करते हैं, ब्रॉड मनी M3 को कहते हैं। चलिए, ब्रॉड मनी M3 को कहते हैं। इसमें सबसे कम तरलता किस चीज की होगी? लीस्ट लिक्विड, लिक्विडिटी। सबसे कम तरलता किसकी होगी? सबसे कम तरल चीज क्या होगी? तो आप कहोगे मशीन सबसे कम तरल होती है, क्योंकि मशीन को तरलता में सबसे पीछे रखा जाता है। इसको तरलता के हिसाब से बताना है, तरलता के हिसाब से, तरलता के हिसाब से सीक्वेंस करना है आरोही क्रम में। याद रखना, आरोही यानी इंग्लिश में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे से शुरू करनी है तरलता। तरलता में सबसे छोटी तरलता किसकी होगी? बिल्कुल वही सब अलग अलग एग्जाम से मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन आपके लिए। तो आपने कहा सबसे कम M3 की, 4 की होगी, फिर M3 की होगी, फिर M2 की, और सबसे ज्यादा M1 की होगी। आरोही क्रम है, याद रखो। आरोही का मतलब है पहले छोटा फिर बड़ा। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा जाना। आरोही क्रम है, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में तरलता बढ़नी चाहिए आगे जाने पर। घटती हुई तरलता नहीं, बढ़ती हुई तरलता। भाई 3 का D तो नहीं हो सकती, तो हो नहीं सकता भाई, कैसे हो जाएगा? 4 के बाद 2 कैसे आ जाएगा भाई? मैंने बताया ना, सबसे 4 कम, फिर 3, फिर 2, फिर सबसे ज्यादा 1। ये सबसे ज्यादा है, ये बाद में आएगा भाई। यहां B और A में कोई कंफ्यूज है, मैं समझ सकता हूं भाई। C जो कह रहा है वो कुछ नहीं समझ पाया, इसका मतलब भाई A में अगर आप ये कंफ्यूज होते, A बड़ा, 2 छोटा, 3 फिर 4 आएगा, तो मैं मान लेता। ये तब होता जब मैं अवरोही क्रम लिखता, जब डिसेंडिंग, घटते क्रम में लिखता, तो M4 हो जाएगा। ये सवाल एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ था, मैंने इसलिए बोला कि मेरे दोस्त याद रखो कि मुद्रा की पूर्ति की कितनी माप प्रचलित हैं, मुद्रा की, मनी की सप्लाई की जो माप है वो कितनी प्रचलित हैं। कितनी है? तो याद रखना सार्थक। सर कैसे होगी क्या चीज भाई? मुझे एक बार दोबारा बताओ, क्या चीज पूछ रहे हो आप? कैसे होगी? तरलता की बात कर रहे हो आप?
देखो तरलता में मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है पहले, और मैंने आपको यहां पर एक बात सिखाई है सबसे पहले कि देखो एक होती है वैल्यू कि ज्यादा पैसा किसके पास है, और एक होता है पैसे का कन्वर्जन कितना आसान होगा, वो तरलता में आता है सार्थक। जैसे मैंने कहा एक के पास 10,000 कैश है और एक के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है। अमीर 10 लाख वाला होगा लेकिन तरलता 10,000 की ज्यादा होगी, क्योंकि सर जो पैसा कैश में 10,000 है वो जल्दी काम आएगा। 10,000 की मशीन या 10,000 की प्रॉपर्टी जल्दी नहीं बिकेगी 10 लाख की। 10,000 कैश की तरलता ज्यादा है 10 लाख की प्रॉपर्टी के मुकाबले, वैल्यू 10 लाख की बड़ी है वैसे। तो ये मैंने आपको बताई M1 M2 M3 M4 ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। अब बहुत ध्यान से सुनना है मेरी बात, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना समझ में आएगा। अब सवाल ये पूछा जा रहा है M3 अगर मुझे निकालना हो, यानी मनी सप्लाई लेवल 3 अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला सही क्या होता है। नोटबुक में चेक कर सकते हो, चेक करके ही बोलना है आंसर। और मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ना, ये फॉर्मूले आधे बच्चे यही कंफ्यूज रहते क्या करें सर, इनको कैसे याद करें। ऐसा एग्जाम में सवाल आएगा, जवाब आपको देना है बस, बाकी आपको कुछ नहीं करना। जवाब सही हो गया तो काम सही है बस। अब बताओ भाई, तो अब बताओ मुझे आपके पास क्या फॉर्मूला सही होगा। आपने कहा सर कोई भी फॉर्मूले में 1 तो होता है, M2 वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। M2 प्लस करके हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, M1 प्लस करके बनाया। जब मैं M1 के अंदर टाइम डिपॉजिट भी जोड़ता हूं, बैंक में रखने वाला FD RD भी M1 में जोड़ देता हूं, तब वो मेरा M3 बन जाता है। तो M1 में डिमांड पोस्ट ऑफिस में अगर मैं M1 के साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग को जोड़ दूं तो ये M2 के बराबर होगा। M1 में डिमांड डिपॉजिट जुड़ ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी उसमें होता है। अगर मुझसे सवाल में M2 का फॉर्मूला पूछे तो ये होगा, M3 का पूछे तो ये होगा। सबको समझ में आ रही है बात या नहीं? मैं पहले कमेंट चाहता हूं आप लोगों का, एक बार यस कहें कि सर इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में होंगे तो हमें क्या परेशानी है, फिर हमें कोई समस्या नहीं है। इस सवाल का जवाब दो मुझे और बताओ, सोच कर बताना। चलिए मनीषा, ध्यान से देखो सवाल को, फिर मुझे आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं आराम से करो। अगर मुझे M3 निकालना हो तो उसमें क्या नहीं लूंगा, पहले सोच लो M3 में क्या आता है। सर M1 वाले आते हैं और M2 वाले। जो पोस्ट ऑफिस वाला पैसा है ये M2 में आता है और उसके बाद M4 में आता है सर। ये M2 और M4 में आता है, याद रखना। जनता के पास पैसा ये भी आता, बैंक में जो डिमांड और टाइम वाला दोनों आता है M3 में। M3 में जो केंद्रीय बैंक मतलब RBI के पास जमा वो भी आता है, लेकिन जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है पोस्ट ऑफिस वाला M3 में नहीं आता। आप चाहे तो फॉर्मूला चेक कर लें, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा M3 में नहीं आता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का M2 में आता है और उसके बाद M4 में चला जाता है, M3 में नहीं आता। किसी को डाउट हो, किसी को क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, पूछ लेना। अभी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, परेशान मत होना। पोस्ट ऑफिस में डाकघर में जो जमा है हम उसकी बात कर रहे हैं भाई। आराम से